आधुनिक भारत का इतिहास जानते हैं, सिर्फ तारीखों और घटनाओं का हिसाब किताब नहीं है। नहीं, ये तो एक कहानी है। एक ऐसी कहानी कि कैसे एक अमीर, सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश की किस्मत एक कंपनी के चंद फैसलों ने पूरी तरह से बदल दी। और फिर कैसे उसी देश ने अपनी आज़ादी वापस हासिल की। ये कहानी है बगावत की, बड़े बड़े सुधारों की और एक राष्ट्र के फिर से जन्म लेने की। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर ये हुआ कैसे। जरा सोचिए, एक मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी अपने से 20 गुना बड़े देश को जीत ले और उस पर 200 साल तक राज करे। चलिए इस पूरे सफर को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे व्यापारियों का एक झुंड यहाँ का शासक बन बैठा। तो कहानी की शुरुआत होती है यूरोपीय ताकतों के भारत आने से। यहीं से आप कह सकते हैं ब्रिटिश राज के लिए एक तरह से स्टेज तैयार हो गया था। अक्सर एक गलतफहमी होती है कि अंग्रेज ही भारत आने वाले पहले यूरोपियन थे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में सबसे पहले तो 1498 में पुर्तगाली आए, उनके बाद डच आए। अंग्रेज तो इस रेस में देखा जाए तो तीसरे नंबर पर थे। तो सवाल उठता है कि पुर्तगाली और डच इस दौड़ में पीछे कैसे रह गए। वजह सीधी थी, उनका ध्यान बट गया था ब्राजील और ईस्ट इंडीज जैसी दूसरी जगहों पर। लेकिन भारत में असली खेल तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच होना था, और दोनों ही इस पर कब्जे के लिए जी जान से लगे हुए थे। और फिर साल 1717 में आया वो फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को एक इनक्रेडिबल ऑफर दिया। सिर्फ 3000 रुपए सालाना के बदले बंगाल में बिना किसी टैक्स के व्यापार करने की पूरी छूट। इतिहासकार शाही फरमान को भारत में ब्रिटिश हुकूमत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, मतलब एक ऐसा दस्तावेज जिसने उनकी नींव रख दी। यही वो पल था जब कंपनी के इरादे सिर्फ व्यापार से बढ़कर सीधे सीधे सत्ता हासिल करने के हो गए। और हाँ, इसे मुगल सल्तनत की सबसे बड़ी गलतियों में गिना जाता है। इस कहानी का जो पहला बड़ा अध्याय है वो था 1757 का प्लासी का युद्ध। रॉबर्ट क्लाइव की जीत ने कंपनी के लिए मानो खजाने के दरवाजे खोल दिए। बंगाल का बेशुमार पैसा और पूरा राजनीतिक कंट्रोल सब उनके हाथ में आ गया, और बस यहीं से वो व्यापारी से शासक बन गए। प्लासी के बिल्कुल ठीक 100 साल बाद 1857 में कंपनी राज के खिलाफ एक ऐसा जबरदस्त विद्रोह हुआ जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। देखिए, ये गुस्सा कोई एक दिन में नहीं भड़का था, ये तो सालों से अंदर ही अंदर सुलग रहा था। वजहें कई थीं, जैसे कि आर्थिक लूट खसोट, लोगों के धर्म और रीति रिवाजों में दखलंदाजी, और ऊपर से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियां। इसका मतलब सीधा था, अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो अंग्रेज उसका राजपाट हड़प लेंगे। झांसी और सतारा जैसे कितने ही राज्य इसी नीति का शिकार हुए। तो बारूद तो समझ लीजिए जमा हो ही चुका था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी बने चर्बी वाले कारतूस। हुआ ये कि नई राइफलों में ऐसे कारतूस आए जिन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी, और उन्हें मुंह से खोलना पड़ता था। अब ये बात हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों के धर्म के बिल्कुल खिलाफ थी। ये विद्रोह इतना जबरदस्त था, फिर भी नाकामयाब क्यों हो गया? इसका जवाब शायद एक ब्रिटिश अफसर जॉन लॉरेंस के शब्दों में ही छिपा है। उसने कहा था, अगर उनके बीच एक भी काबिल लीडर होता तो हम हमेशा के लिए हार चुके होते। मतलब साफ है, एक मजबूत, एक साथ मिलकर चलने वाले नेतृत्व की कमी थी। इस विद्रोह का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के शासन में आ गया। अब भारत सिर्फ एक कंपनी की जागीर नहीं, बल्कि आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन की एक कॉलोनी था। अब लड़ाई का मैदान बदल रहा था। अब जंग हथियारों से नहीं, बल्कि विचारों से, समाज सुधार से और एक नई सोच से लड़ी जा रही थी। इस नए दौर में कई महान सुधारक सामने आए। राजा राममोहन राय, जिन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने पूरी दुनिया को भारतीय दर्शन से रूबरू कराया, और सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने शिक्षा की लौ जलाई। इन सब ने भारतीय समाज को अंदर से जगाने और मजबूत करने का काम किया। और यहीं से एक संगठित राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत हुई, और आज़ादी के लिए वो आखिरी दशकों तक चलने वाला संघर्ष शुरू हुआ। अंग्रेजों का सबसे बड़ा हथियार था फूट डालो और राज करो, और इसी नीति के तहत 1909 में वो लेकर आए सेपरेट इलेक्टोरेट्स या पृथक निर्वाचक मंडल। इसका सीधा सा मतलब था कि मुस्लिम वोटर सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार को ही वोट दे सकते थे। ये हिंदू मुस्लिम एकता की जड़ पर सीधा हमला था।
एक बहुत सोची समझी चाल। और फिर साल 1915 में इस कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है, महात्मा गांधी। उनके भारत आने के बाद आज़ादी की ये लड़ाई कुछ नेताओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये पूरे देश का एक जन आंदोलन बन गई। गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए। पहले असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन और आखिर में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। इन आंदोलनों ने लाखों करोड़ों आम हिंदुस्तानियों को आज़ादी की लड़ाई से जोड़ दिया। लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि आज़ादी पाने का सिर्फ यही एक रास्ता नहीं था, एक दूसरा रास्ता भी था, क्रांति का रास्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज यानी INA। आज़ादी की इस लड़ाई का अंत बहुत ही उलझा हुआ और दुखद रहा। आज़ादी तो मिली, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत चुकाकर। आखिरी के कुछ साल तो बहुत ही तेजी से और उथल-पुथल के साथ बीते। 1940 में मुस्लिम लीग ने अलग देश की मांग की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। 1946 में नौसेना का विद्रोह हुआ, जिसने अंग्रेजों को बता दिया कि अब उनका कंट्रोल खत्म हो रहा है। और फिर 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया, जिसने बंटवारे पर आखिरी मोहर लगा दी। और फिर आई 15 अगस्त की वो सुबह। और इस तरह एक मुल्क 2 हिस्सों में बंट गया। ब्रिटिश इंडिया का विभाजन हुआ और 2 नए देश बने, भारत और पाकिस्तान। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जिन्हें 1857 के बाद देश से निकालकर रंगून भेज दिया गया था, उनकी कब्र पर लिखी ये लाइनें उस दौर के दर्द को बयां करती हैं। कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमी भी न मिली कुएं यार में। कुएं यार यानी अपने प्यारे वतन में। ये सिर्फ एक बादशाह का दर्द नहीं, बल्कि उस पूरे दौर का दर्द था। तो आज़ादी तो हासिल हुई, लेकिन देश बंट गया। अब ये सवाल हम सबके लिए है कि इस 200 साल के लंबे संघर्ष की असली विरासत क्या है? एक आज़ाद मुल्क का जन्म या फिर एक उपमहाद्वीप का बंटवारा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी इतिहास में तलाशा जाता है।